हेलो एवरीवन, पिछले वीडियोज में हमने चैप्टर पढ़ा था संज्ञा के विकारी तत्व। तो इसकी एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसकी एक्सरसाइज आज मैं कंप्लीट करवाऊंगी आपको। उसके पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर था आपका संज्ञा के विकारी तत्व। तो संज्ञा के विकारी तत्व कौन कौन से हैं? लिंग, वचन और कारक, ये संज्ञा के विकारी तत्व हैं। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आ गया कि संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसके रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण कई बार परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया, संज्ञा के 3 विकारी तत्व हैं। इन चीज़ों के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये लिंग क्या है जिसके कारण संज्ञा में विकारी तत्व उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होता है। तो लिंग क्या है? लिंग शब्द का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे लिंग कहा जाता है। फिर हम आते हैं लिंग के भेद पे। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग यानी शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु के या प्राणी के पुरुष होने का पता चले वह पुल्लिंग हो जाता है। और सेम उसके अपोजिट, शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के स्त्री होने का पता चले वह स्त्रीलिंग कहला हो जाता है। तो ये तो हो गया लिंग की बात। फिर लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हमने आपको बताए थे, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। लिंग परिवर्तन के यहाँ पे देखिए 9 नियम दिए हुए हैं किस तरह से लिंग परिवर्तन होते हैं। जैसे ई जोड़ने पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। आ जोड़ने पर, अ पर समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द में आ जोड़ने पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। आन का वती करने से लिंग परिवर्तन हो जाता है। अक का इका करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्द परिवर्तित होता है। और किसी भी शब्द में नी जोड़ने पर, जैसे सिंहनी, शेरनी, नी जोड़ने पर भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाता है। इन जोड़ने पर लिंग परिवर्तन हो जाता है, जैसे गंवारिन, नागिन, मालिन। 7वां नियम था आपका, कुछ शब्दों में के परिवर्तन लिंग रूप भिन्न होते हैं, जैसे पति, पत्नी, बैल, गाय, पिता का माता। इसमें सब अलग अलग नियम देखिए आपको दिखाई देंगे। फिर आ का या करने से और आनी या आइन जोड़कर। तो ये हो गया था लिंग परिवर्तन के नियम। उसके बाद क्या है? लिंग निर्णय के आधारभूत नियम। किस प्रकार हम निर्णय कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है? जैसे देशों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, द्रव पदार्थों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, शरीर के कुछ अंगों के नाम यानी कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं, कुछ अंगों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, जांघ, कलाई, कोहनी, त्वचा या चमड़ी, पलकें, एड़ी, उंगली, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। व्यवसाय का बोध कराने वाले शब्द जैसे व्यापारी, सैनिक, दर्जी, कुम्हार आदि ये पुल्लिंग होते हैं। समूहवाची शब्द दल, कुटुंब, परिवार, मंडल, संघ, समूह, हाथियों का झुंड आदि सदा पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी अपवाद है, जैसे भीड़, सेना, कक्षा, ये सब पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। और समय तथा दिन, मास, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जबकि आप देखेंगे तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। पर्वतों के नाम से सदा पुल्लिंग होते हैं। प्रायः मोटी, भद्दी, बेडौल और भार की भरकम जड़ वस्तुओं की व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। 11वां है आपका ना, आव, पन, आपा, त्व, अर्थी प्रत्यय से बनने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा रत्नों और धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें अपवाद क्या है? मणि और चांदी। रत्नों में मणि और धातुओं में चांदी, ये स्त्रीलिंग है। फिर वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जल और स्थल भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं।
स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द का आप देखिए एग्जाम्पल, ये 15 आपके थे नियम पुल्लिंग के, और स्त्री जाति के नियम देख लीजिए। नक्षत्रों के नाम जैसे अश्वनी, भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा आदि। शरीर के कुछ अंग मैंने पहले भी बता दिया। आहारों के नाम यानी भोज्य पदार्थों के नाम जिन शब्दों के अंत में या आता हो। नदियों के नाम, किराने की वस्तुओं के नाम, आई, वट, हट, ट, आस, ता, आई, वती, मती, इका प्रत्ययों से बने शब्द ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे भाववाचक तद्भव शब्द जिनके अंत में ई अथवा ई आता है वो भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों एवं तारीखों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। झीलों के नाम, मैंने समुद्र बताया आपको पुल्लिंग, और झीलों और नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम और लिपियों के नाम ये भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के आक्रांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ये तो हो गया लिंग के बारे में। अब हम वचन के बारे में, ये दूसरा तत्व है संज्ञा का विकारी तत्व जो उसमें दूसरा है। तो वचन के भी दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। और वचन संबंधी नियम क्या क्या है देखिए, 5 नियम है वचन संबंधी। पहला नियम ये है कि आदर या सम्मान देने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन में होता है। होश, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू आदि शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वर्षा, जनता, भीड़, पानी, हवा, आग, सेना आदि एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में होते हैं। लेकिन अभी देखिए कभी कभी इनका प्रयोग भी, सब व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी कभी कभी बहुवचन में हो सकता है। और वचन परिवर्तन कैसे किए जाते हैं इनका भी नियम है। परसर्ग रहित शब्दों के बहुवचन, परसर्ग सहित शब्दों के बहुवचन। तो यहाँ पे ए प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को के बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर ए लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है। या प्रत्यय जोड़कर एक वचन का बहुवचन बनाया जा सकता है। परसर्ग सहित शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनाए जाते हैं, जैसे फल, फलों का, तलवार, तलवारों से, घोड़ा, घोड़ों से। तो यहाँ पे परसर्ग ऐड करके एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार परसर्ग सहित बहुवचन मुनि, मुनियों को, नदी, नदियों को, भाई, भाइयों को। तो ये हो गए आपके वचन, यानी वचन जिस संज्ञा के, जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भी दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब आते हैं कारक पे। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया करने वाला। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का यही रूप जो उसका संबंध क्रिया के साथ बताता है कारक कहलाता है। कारक क्लियर हुआ? यानी संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाला शब्द ही कारक कहलाता है। जैसे दादी ने कहानी सुनाई। अब यहाँ दादी शब्द जो है वह क्या है, वह करता है, संज्ञा शब्द है। कहानी सुनाई, कहानी यानी क्रिया हो रही है। दादी ने, किसने सुनाई? दादी ने। तो ये ने शब्द, ने क्या है? ने कारक चिन्ह है जो कि संज्ञा का क्रिया से संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया ये कारक चिन्ह। अंशिका पेंटिंग बनाती है। अब अंशिका यहाँ पे संज्ञा हो गया, बना रही है पेंटिंग। तो यहाँ पे भी संबंध है, यहाँ पे कारक चिन्ह, कर्ता के कारक चिन्ह, अंशिका ने का लोप हो गया कारक चिन्ह का कर्ता के, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे कारक मौजूद है। आर्यन ब्रश से रंग करता है। यहाँ पे से चिन्ह है जो कि रंग करना एक क्रिया है और आर्यन का संबंध उससे स्थापित कर रहा है क्रिया से। तो ये भी यही कारक का एग्जाम्पल है। यश का भाई नटखट है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं आप का शब्द आया है, का परसर्ग आया है, यानी कि ये कारक चिन्ह है। यस का भाई, यहाँ भाई से यस का संबंध स्थापित हो रहा है। तो कारक क्या होते हैं? कारक वो शब्द होते हैं जो वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रियापद के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वे कारक कहलाते हैं। तो ये कारक के चिन्ह होते हैं। कारक किस प्रकार संज्ञा में विकार उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, अभी हमने वचन और लिंग तो कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया था। अभी कारक आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि कारक मैंने नहीं पढ़ाया था। तो पहले कारक को कंप्लीट पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद ही एक्सरसाइज करेंगे। तो कारक आपने देख लिया, कारक क्या है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का यही रूप जो उसका संबंध क्रिया के साथ बताता है, यानी संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है और वही रूप जो संबंध बताता है, वही कारक कहलाता है। उदाहरण, दादी ने कहानी सुनाई। यहाँ दादी कर्ता हो गई, ने क्या हो गया, ये कारक हो गया। अंशिका ने पेंटिंग बनाई, यहाँ पे अगर ये शब्द होता तो यहाँ पे ने कारक पर सर्ग आपका आ जाता, लेकिन यहाँ क्या है, अंशिका पेंटिंग बनाती है। तो एक बात और मैं और आपको बता दूं कि कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है ने होता है, और कभी कभी कर्ता कारक के चिन्ह का लोप हो जाता है, वह शब्द में वाक्य में दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे देखिए, आर्यन ब्रश से रंग करता है। तो यहाँ पे आर्यन तो कर्ता हो गया, और ये क्रिया क्या है, रंग करना क्रिया हो गई। ब्रश ये कारण हो गया, जिस साधन हो गया ब्रश। तो यहाँ साधन और क्रिया का कर्ता से संबंध कौन स्थापित कर रहा है, ये से, ये कारक चिन्ह है। ये साधन के जो होता है, जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है, उसका ये चिन्ह होता है। इसको करण कारक कहते हैं, यानी जिसके कारण क्रिया हो रही है। कर्ता जिस कारण से क्रिया कर रहा है, वह से चिन्ह प्रकट करता है। यहाँ यश का भाई नटखट है। यहाँ का शब्द क्या है, यश और भाई में संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये का भी कर चिन्ह है, कारक चिन्ह है, संबंधवाचक कारक चिन्ह है। इन सभी वाक्यों में कोई न कोई क्रिया है जिसका संबंध संज्ञा पदों से हो रहा है। आपने देखा, जो चिन्ह है ने, से, का, इनका संबंध किससे है, डायरेक्ट कर्ता से, संज्ञा शब्द से कहीं न कहीं इनका संबंध है। यहाँ देखिए, ब्रुश संज्ञा से संबंध हुआ है। यश संज्ञा शब्द है, इसका संबंध हो रहा है का से। और यहाँ पे अंशिका जो कि संज्ञा शब्द है, इसका पेंटिंग से संबंध बन रहा है। तो इस तरह से कारक चिन्ह जो वो होते हैं जिनका संज्ञा पदों से या सर्वनाम पदों से संबंध स्थापित होता है, या संबंध बताने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन सभी वाक्यों में कोई न कोई क्रिया है जिसका संबंध संज्ञा पदों से है, तथा इन संज्ञा पदों का क्रिया से संबंध बनाने के लिए, ये जो संज्ञा पद हैं, क्रिया से उनका संबंध बनाने के लिए ने, से, का आदि चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। इन चिन्हों का कारक चिन्ह, इन चिन्हों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। इसको हम संस्कृत में विभक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसको वही कारक चिन्ह होते हैं। जैसे हम जब संस्कृत पढ़ते हैं, रूप पढ़ते हैं, तो उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में 7 ही होते हैं। संस्कृत में संबोधन कारक नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, संज्ञा तथा सर्वनाम
जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो जो संबंध दर्शाता है वही कारक होता है। संज्ञा तथा सर्वनाम का क्रिया से संबंध दर्शाने वाला ही कारक कहलाता है। अब हम कारक के भेद पढ़ेंगे। तो कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। 8वां जो है अष्टनाओं के संबोधन कारक बोला जाता है। इसका चिन्ह हे, अरे, हरे, ओ, ये सारे इसके जैसे संबोधन यानी किसी को पुकारने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण यानी जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न हो रही है, जिसकी सहायता से कार्य को किया जा रहा है, वह करण कारक कहलाता है। संप्रदान कारक को के लिए यानी जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, तो इसका चिन्ह संप्रदान का क्या होता है? दान यानी देना। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाए और जिसको कुछ संप्रदान यानी दिया जाए, उसका चिन्ह क्या होता है? को के लिए। अपादान कारक का भी चिन्ह से होता है, लेकिन से अलग होने के अर्थ में यहाँ होता है, यानी किसी चीज से अलग होना। जैसे छात्र विद्यालय से बाहर गया, छात्र का क्लासरूम से बाहर चला गया, अपनी कक्षा से बाहर गया, तो अलग होने के अर्थ में जिस से का हम प्रयोग करते हैं उसको अपादान कारक कहते हैं। और जब करण कारक के रूप में हम प्रयोग करते हैं से का, तो वहाँ पे जिस साधन से क्रिया हो रही है उसके लिए से का प्रयोग होता है। जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, मैं पेंसिल से लिखती हूँ, क्रिया किस साधन से प्रयोग हो रही है? क्रिया पेन से या पेंसिल से हो रही है। यहाँ पे लिखना क्रिया है और वह संपन्न किसके द्वारा हो रही है? पेंसिल के द्वारा, पेन के द्वारा। तो यह क्रिया इस साधन से पेन के द्वारा संपन्न हुई, तो इसको हम करण कारक कहेंगे, क्योंकि इसके कारण क्रिया संपन्न हो रही है, इस पेन के द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब हम अपादान कारक के रूप में से का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग होने के अर्थ में, यानी कक्षा से छात्र बाहर गया तो कक्षा से अलग हो गया, बाहर हो गया। विद्यालय से बाहर हो गया, मेरे बैग से पेंसिल गिर गई, तो यह क्या हो गया? बैग से पेंसिल अलग हो गई। यहाँ पे अपादान कारक हो लगा, अलग होने के अर्थ में। देखिए अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 43, यहाँ पे आपको थर्ड करण कारक द्वारा से, यहाँ पे देखिए कोष्टक में दिया है जिसकी सहायता से काम किया जाए। फिर 5वां कारक जो है आपका अपादान कारक, यहाँ भी से चिन्ह है, यहाँ पे कोष्टक में दिया है अलग होने के अर्थ में। तो ये दोनों से का आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। छठा कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक यानी जो कर्ता का संबंध या संज्ञा शब्द का संबंध इसके वाक्य के दूसरे शब्द से, दूसरे पद से स्थापित करता हो। वाक्य में आए दूसरा कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द से स्थापित करता है या क्रिया शब्द से, उसको संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम की पुस्तक है, यह सीता का भाई है। तो इस तरह का जहाँ संबंध होता है, आपने ऊपर देखा यश का भाई नटखट है, तो का शब्द आया, तो का यहाँ पे क्या बना रहा है? संबंध बना रहा है। यश का उसके भाई से संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसको संबंध कारक का चिन्ह का के की होता है, रा रे भी होता है। फिर अधिकरण कारक में, पे, पर, में यानी जिसमें या जिस पे या जिस पर क्रिया संपन्न होती है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। फिर संबोधन यानी ये पुकारने के लिए प्रयोग होता है, हे, ए, अरे, ओ, ये सारे चिन्ह इसके होते हैं।
अब आइए थोड़ा सा इसको विस्तृत में देखते हैं। तो चिन्हों के नाम हो गए कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या है? ने। वाक्य में जो क्रिया करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं और शब्द के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में कोई एक वाक्य है, उसमें जो कार्य को कर रहा है, क्रिया जिसके द्वारा हो रही है, वो क्या होता है? वो कर्ता कहलाता है। और शब्द के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी राधिका ने खाना खा लिया, यहाँ पे राधिका करता है तो यहाँ पे क्या हुआ? खाना खा लिया, यानी क्रिया करने का बोध किससे हो रहा है? ये ने यहाँ पे कारक चिन्ह हो गया। राधिका ने खाना खा लिया। अब मैंने आपको अभी बताया कि कहीं कहीं कर्ता कारक का लोप हो जाता है। जैसे पार्थ सो रहा है, तो यहाँ पे चिन्ह नहीं, कारक चिन्ह या परसर्ग यहाँ पे नहीं है। पार्थ यहाँ करता है लेकिन उसका परसर्ग चिन्ह ने यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यह वाक्य कर्ता का ऐसे ही बनता है कि कहीं कहीं इसका चिन्ह का लोप हो जाता है। ने जो इसका चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। यह सिर्फ कर्ता कारक में होता है, अन्य कारकों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पहले वाक्य का कर्ता राधिका है, उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह है। दूसरे वाक्य का कर्ता पार्थ है, लेकिन उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं है। उसका नियम यह है कि भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, वर्तमान काल में, भविष्यत काल में नहीं। जैसे वह काम करता है, वह काम करेगा, तो ये वर्तमान काल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? भूतकाल। राधिका ने खाना खा लिया। राम ने अपना पाठ याद कर लिया, तो यहाँ पे कार्य हो गया है, तो यहाँ पे ने आपको दिखाई देगा, आप कर्ता चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह। लेकिन वह पढ़ेगा, वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है। जब हम वर्तमान और भविष्य का बात करते हैं तो वहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। यह सिर्फ कर्ता कारक में होता है, अन्य कारकों में ऐसा नहीं होता है, उनका चिन्ह उनके साथ रहता है। कर्ता कारक में भविष्य और वर्तमान की बात जहाँ आती है वहाँ पे परसर्ग चिन्ह का लोप हो जाता है। दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा शब्द पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है, यानी कर्ता जो क्रिया करता है उस क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अर्थात आशीष समाचार पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया हो रही है। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ना। कर्ता यहाँ कौन हो गया? आशीष हो गया। अब आशीष क्या पढ़ रहा है? समाचार पढ़ रहा है, तो पढ़ने का फल किस पे पड़ा? समाचार पत्र पे। पढ़ा कौन जा रहा है? समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पे कर्म क्या हो गया? समाचार हो गया। अब यहाँ पे मनोज ने आशीष को पुस्तक दी। पुस्तक देने का कार्य कौन कर रहा है? मनोज। मनोज कर्ता हो गया, तो इसके आगे चिन्ह आ गया मनोज ने। पुस्तक क्रिया हो गई, पुस्तक देना एक क्रिया हो रही है। अब यहाँ पे पुस्तक देने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आशीष को। आशीष को दिया जा रहा है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? पुस्तक मिली किसको? आशीष को मिली, तो इसका चिन्ह को होता है। और यहाँ पे आशीष कर्म कारक है, यानी क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वह कर्म कारक होता है। क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़े वह कर्म कारक होता है। वह संज्ञा व्यक्तिवाचक भी हो सकती है और जातिवाचक कुछ भी हो सकती है। परसर्ग रहित वाक्य में कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया को साथ जोड़कर प्रश्न करते हैं। क्या को का जो उत्तर मिलता है वह क्रिया का कर्म होता है। जैसे आशीष समाचार पढ़ता है, क्या पढ़ता है? उत्तर आया समाचार। इसका हम चिन्ह खोजने, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमें
परसर्ग चिन्ह नहीं दिखाई देता है, तो उसका हम उत्तर जानने के लिए अगर हमको बताना है कि कौन सा कारक है तो हम कैसे ढूंढेंगे। अगर वहाँ पे चिन्ह नहीं मौजूद है तो हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ कौन सा कारक होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन करने पर, क्रिया को क्वेश्चन में बदल देने पर, प्रश्न करने पर क्रिया का क्या हो रहा है, क्या का जो उत्तर आता है वही कर्म कारक होता है। जैसे देखिए, परसर्ग रहित वाक्य में कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या जोड़ने पर, जो क्रिया शब्द है उसके साथ अगर हम क्या जोड़कर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है वही हमारा आंसर होता है, वही कर्म कारक होता है। जैसे यहाँ पे दिया है आशीष समाचार पढ़ता है। अगर हम पूछते हैं, देखते हैं कि इसमें कर्म कारक क्या है, कैसे इसका हम आंसर समझ पाएंगे, तो हम पहले क्वेश्चन करते हैं क्रिया से, क्रिया शब्द का क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पढ़ता है ये क्रिया हो गई, इसके आगे हम जोड़ते हैं क्या पढ़ता है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, समाचार। तो यहाँ पे समाचार क्या हो गया, समाचार कर्म कारक हो गया। फिर हम देखते हैं करण कारक। तीसरा आपका करण कारक है। करण कारक मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिससे क्रिया संपन्न होती है वो करण कारक कहलाता है। करण का अर्थ है साधन, अर्थात जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह है से, के, द्वारा आदि। जैसे मैं साइकिल से बाजार गया, बाजार जाना क्रिया हुई, मैं करता हो गया। अब क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई, बाजार किससे जाया गया, बाजार जाया गया साइकिल से, तो क्रिया संपन्न करने का कार्य किसने किया, साइकिल ने। तो यहाँ पे साइकिल साधन बनी क्रिया संपन्न करने की, तो ये करण कारक हो गई। साइकिल क्या हो गया, करण कारक। बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, यहाँ क्रिया लकड़ी काटना हो गया। संज्ञा शब्द क्या हो गया, बढ़ई, तो बढ़ई ने लकड़ी काटी। अब यहाँ पे किसके द्वारा लकड़ी काटी गई, आपको साधन ढूंढना है, तो साधन आरी से लकड़ी काटी, तो ये हो गया करण कारक। आरी के द्वारा यह क्रिया संपन्न की गई। अगर यहाँ पे हम कर्म कारक ढूंढते हैं, लकड़ी काटी, यहाँ पे कर्म का कारक कौन सा है, यहाँ पे लकड़ी जो है कर्म कारक है, क्योंकि कटने का प्रभाव तो लकड़ी पे पड़ा। यहाँ पे देखिए सारे कारक अगर आपने को ढूंढना है, यहाँ पे तीन कारक मौजूद हैं। बढ़ई, ये क्या हो गया, ये कर्ता हो गया, बढ़ई ने, क्योंकि क्रिया किसने की, बढ़ई ने, तो ये कर्ता हो गया। फिर क्रिया क्या थी, काटी गई, तो कटने का प्रभाव किस पे पड़ा, लकड़ी पे, तो ये लकड़ी कर्म हो गई। और करण क्या हो गया, आरी से काटा गया, तो ये करण कारक हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ कर्म कहाँ से आ गया, लकड़ी काटी, तो आप फिर वही एग्जाम्पल उठाएंगे, किससे आप क्वेश्चन करेंगे। काटी क्रिया शब्द के सामने आप क्या लगाएंगे, क्या काटी, आपका आंसर आएगा लकड़ी। तो जब भी क्रिया के सामने क्वेश्चन मार्क लगाने से, क्या लगाने से जो आंसर आता वो कर्म कारक होता है। यहाँ पे लकड़ी कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया, आरी करण हो गया। तो आपके तीन आपके कारक समझ में आ गए। चौथा कारक है संप्रदान। इसका चिन्ह क्या होता है, को या के लिए, दो चिन्ह होते हैं इसके। जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह हैं के लिए और को। जैसे किसी को अगर कुछ देते हैं तो हम कहते हैं उसको दिया गया, और किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। यानी जैसे गरिमा ने अंशिका के लिए उपहार खरीदा, मम्मी ने बच्चे के लिए कपड़े खरीदे, के लिए शब्द आ रहा है। गरीबों को वस्त्र दो, यहाँ पे देने की बात हो रही है। या रमेश ने भिखारी को पैसे दान में दिए, तो ये क्या हो गया,
को और के लिए, ये सब संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। किसी को देने के अर्थ में और किसी के लिए, जो कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिसको कुछ दे। कर्ता अगर किसी को कुछ देता है, किसी के लिए कोई कार्य करता है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। फिर है आपका पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक यानी अलग होने के अर्थ में, से इसका चिन्ह होता है। से किसके लिए? अलग होने के लिए। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का चिन्ह से है। अपादान कारक का चिन्ह सिर्फ से होता है। जैसे नल से पानी गिर रहा है, अब यहाँ पे पानी नल से निकल तो रहा है, लेकिन नल से अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में जब हम से का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ते गिरे, यहाँ पे पत्ते जो है पेड़ से अलग हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? अपादान कारक। अपादान कारक यानी अलग होना। तो जब हम से का प्रयोग किसी अलग होने के अर्थ में करते हैं, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। मैंने आपको कई बार यहाँ समझाया, इसलिए क्योंकि से का प्रयोग दो जगह हुआ है। करण कारक में भी से का प्रयोग होता है, अपादान कारक में भी। तो यहाँ करण कारक में जब कारण कोई चीज़ बनता है कार्य करने का, क्रिया करने का, तो वह करण कारक होता है। और अपादान कारक में किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में नल से व पेड़ से अपादान कारक है। इस कारक में किसी से पृथकता पाई जाती है। फिर आपका संबंध कारक है छठा, का की के या का के की रा रे री, ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। फिर रा रे री जैसे मेरी, तेरी, ऐसे शब्द होते हैं। रा री रे इसमें प्रयोग किया जाता है, या उसका, उसकी, ऐसे शब्द आते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य वस्तु से दिखाने का बोध हो, संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह है का की, का के की रा रे री, उसका, उसकी, उनके, मेरा, मेरे, मेरा, तुम्हारा, हमारी, जैसे इसके चिन्ह होते हैं। जैसे यह गुलाब का फूल है, फूल से गुलाब का संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? संबंध कारक। यह मेरी बेटी है, यहाँ पे री चिन्ह आया है, तो यहाँ पे बेटी का संबंध स्थापित हो रहा है। यह मेरी बेटी है। मेरा मित्र मुंबई में रहता है, टिया की बहन स्कूल नहीं गई है, तो यहाँ पे का, के, की, रा, रे, री, ये चिन्ह जो होते हैं संबंध कारक के होते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द वस्तु से दिखाया जाता है, वह संबंध कारक होता है। तो यहाँ पे टिया की बहन स्कूल नहीं गई है। अब बहन का संबंध टिया से स्थापित हो रहा है। किसी भी, तो आपको मैंने बताया किसी भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के किसी और शब्द या वस्तु या व्यक्ति से स्थापित होता है, तो वहाँ पे संबंधवाचक का संबंध कारक होता है। इन वाक्यों में गुलाब का, मेरी, मेरा, टिया की, ये शब्द संबंध कारक हैं। फिर आपका सातवां है करण कारक। करण कारक शब्द की जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में, पे, पर होता है। क्रिया का आधार यानी जिस स्थान पे क्रिया संपन्न हो रही है या जिस समय में क्रिया संपन्न हो रही है, वो चिन्ह होता है, वह कारक क्या होता? अधिकरण कारक। जिस समय में या जिस स्थान पर, वह स्थान जहाँ पर क्रिया संपन्न हुई, या वह समय जिस समय में क्रिया संपन्न हुई, जिस वस्तु में क्रिया संपन्न हुई या स्थान में,
तो वह अधिकरण कारक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट होता है, यानी कहाँ पे क्रिया हो रही है, इसका चिन्ह क्या होता है, में, पे, पर। जैसे सरोवर में कमल खिला है, वृक्ष पर मत चढ़ो, या वृक्ष पर चढ़ जाओ। तो यहाँ पे चढ़ना क्रिया किस पे हो रही है, वृक्ष पर। यहाँ पे खिलने की क्रिया कहाँ हो रही है, सरोवर में। तो ये क्या बता रहा है, क्रिया का संबंध उस स्थान से स्थापित कर रहा है जहाँ पे क्रिया संपन्न हो रही है, यानी जो क्रिया का आधार है। तो इसका चिन्ह में, पे, पर होता है। जैसे पुस्तक मेज पे रखी है, मेरी किताब में पेन रखी हुई है। तो ऐसे जो क्रिया जो जिस स्थान पे हो रही है वो अधिकरण कारक कहा जाता है, यानी कि आधार, क्रिया का आधार जो है जहाँ पर क्रिया हो रही है। तो इसका चिन्ह इसी वजह से में, पे, पर होते हैं। अब आप देख सकते हैं इन वाक्यों में सरोवर में, वृक्ष पर शब्द क्रमशः खिले हैं और चढ़ो क्रिया का आधार प्रकट करते हैं, इसलिए वृक्ष पर तथा सरोवर में शब्द अधिकरण कारक हैं। फिर लास्ट है आपका 8वां, संबोधन कारक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह हैं हे, ओ, अरे। जैसे हे मुनि, मेरा कल्याण का उपाय बताइए। अरे बालकों, यह तुमने क्या कर डाला। ये जैसे आप विस्मयादि बोधक शब्द पढ़ते हैं वो प्रायः संबोधन कारक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है विशेष, वाक्य में संबोधन कारक के रूप में केवल संज्ञा शब्द ही प्रयुक्त होते हैं और इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है, साथ ही परसर्ग संज्ञा के पहले आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें क्या होता है कि परसर्ग संज्ञा के पहले आता है। परसर्ग यानी वो चिन्ह जो कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह होता है, हे, अरे, ओ, ये पहले आता है, उसके बाद संज्ञा शब्द आता है। जैसे हे मुनि, मुनि संज्ञा बाद में आ रही है और हे कारक चिन्ह पहले। अरे बालकों, तो यहाँ पे भी अरे पहले आ गया कारक चिन्ह और बालकों बाद में आया जो संज्ञा शब्द है। कभी कभी संबोधन कारक परसर्ग रहित भी हो सकता है। जैसे सज्जनों, आज मैं आपसे फिर वोट मांगने आया हूँ। भाइयों, तो यहाँ पे हे, अरे इन सब शब्दों का लोप है और डायरेक्ट ये सज्जनों, भाइयों ऐसा यहाँ पे प्रयोग हुआ है। लेकिन इस विस्मयादि बोधक चिन्ह के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये संबोधन कारक है। यहाँ पे सज्जनों, भाइयों ये संबोधन हे, अरे के स्थान पे संबोधन कारक में प्रयुक्त हुआ है। अब हम देखते हैं कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर। मैंने आपको पहले समझा दिया है लेकिन फिर भी बुक में है, एक बार देख लेते हैं इसको। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह भी को है, किंतु दोनों के अभिप्राय में अंतर है। कर्म कारक में को युक्त शब्द पर क्रिया का फल निर्भर रहता है, यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है वह कर्म कारक होता है। तो इसमें को युक्त शब्द पर क्रिया का फल निर्भर करता है, जिसके साथ को जुड़ा हुआ है, जिस शब्द के साथ उस पर क्रिया का फल पड़ता है। और संप्रदान कारक में को युक्त शब्द कुछ देने के अर्थ में प्रकट होता है। मनोज ने भाई को पुस्तक दी, यहाँ पे कुछ देने के अर्थ में प्रकट हो रहा है। इस वाक्य में भाई को पुस्तक दिया था, भाई में संप्रदान कारक है। पार्थ ने टिया को डांटा, इस वाक्य में डांटा क्रिया का फल टिया पर पड़ रहा है, अतः टिया को कर्म कारक है। यहाँ पे भाई को दिया गया, यानी यहाँ पे
संप्रदान कारक हो गया। भाई को पुस्तक दी गई और यहाँ पे टिया को डांटा गया, तो डांटने का प्रभाव किस पे पड़ा? टिया पे, तो टिया कर्म कारक हो गई। अब ये आपको दोनों अंतर समझ में आ गया। को चिन्ह का, जो कर्म कारक का भी चिन्ह को है और संप्रदान का चिन्ह भी को के लिए, को और के लिए दो चिन्ह होते हैं उसके। तो जिसके लिए कार्य हुआ उसके लिए भी अगर को शब्द का प्रयोग हुआ रहा है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। और कर्म का प्रभाव जिस पर पड़ा वो क्या हो गया? वह कर्म कारक हो गया। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ा। उसी तरह से करण कारक और अपादान कारक का अंतर है। इसको मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन करण कारक में किसी की सहायता से क्रिया की जाती है, जबकि अपादान में से द्वारा एक वस्तु क्या दूसरी से अलग होना पाया जाता है। जैसे रजत मेरठ से गया, यहाँ रजत मेरठ से अलग हुआ है, अतः मेरठ से में अपादान कारक है। वह आरी से काटता है, यहाँ काटता है में काटने की क्रिया आरी से संपन्न हो रही है, अतः आरी में करण कारक है। अब हमने कारक में क्या सीखा? संज्ञा तथा सर्वनाम का जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कारक कंप्लीट हो गया, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। मैंने कहा था कि आज एक्सरसाइज आपकी करवा दूंगी, तो अब ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट होगा। आज का वीडियो इतना ही पे ही रोकते हैं। थैंक यू।